स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। जनरल बैरियर पढ़ लिए अपन ने, फिजिकल बैरियर पढ़ लिए, केमिकल बैरियर पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स। तो इसके अंदर मुख्य रूप से फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन की क्रियाएं आती हैं। तो चलो पहले अपन थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं। वंस द ऑर्गेनिज्म हैज़ ब्रीच्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट एनकाउंटर विद सेकेंड लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस cells that can be mobilized against invading organism to form a living barrier। तो पहली लाइन जब ब्रिच हो जाती है, टूट जाती है, बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो सेकंड लाइन है वो डिफेंस का काम करना शुरू कर देती है। द सेकंड लाइन डिफेंस और बायोलॉजिकल बैरियर इन्वॉल्व्स सेल इनिशियली derived from bone marrow। Most of these are phagocytes of either the mononuclear phagocytic system MPS और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो दो क्लास की ये कोशिकाएं होती हैं जो कि फेगोसाइटोसिस को संपादित करती हैं या बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है फेगो मीन्स टू ईट, और साइटोसिस का मतलब सेल के द्वारा की गई क्रिया। दूसरी जो क्लास है फेगोसाइटिक सेल्स की, द RES इज कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफेग्स मोनोसाइट्स एंड एसोसिएटेड सेल एसोसिएटेड the tissue associated cells that are located in the liver, spleen, lymph node and bone marrow। ये इन अंगों के अंदर जमी रहती हैं, फिक्स रहती हैं। द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम also includes the blood monocytes and the free macrophages that wander about in the body tissues। तो ये मुक्त अवस्था के अंदर घूमती रहती हैं। when the pathogen is in the blood or lymph pass to these cells, they usually phagocytized and destroyed them। उनको जब भी कोई पैथोजन इनके संपर्क में आता है वो इनको नष्ट कर देती हैं फेगोसाइटोसिस के द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन्फ्लेमेशन। जो स्वेलिंग आती है, सोजन आती है, जहाँ कहीं पे अपने की चोट लगती है या इन्फेक्शन हो जाता है उस जगह स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग कैसे अपने बॉडी के लिए यूज़फुल है या कैसे ये क्रिया संपादित होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी सच एज दैट कॉज्ड बाय ए पैथोजन वाउंड इम्यून रिएक्शन। मेनली 4 सिम्टम्स कैरेक्टराइज इन्फ्लेमेशन। 4 मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं वो स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड हीट। वो स्थान गर्म हो जाता है तो अपन कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन की क्रिया यहाँ शुरू हो रही है। For our system, the inflammation response are beneficial and remove and destroy the pathogens and their byproduct from the host body। तो इन्फ्लेमेशन के द्वारा जो पैथोजेंस होते हैं या इनके जो उत्पाद होते हैं उनको निष्क्रिय करके नष्ट करके शरीर से बाहर कर दिया जाता है इन्फ्लेमेशन के द्वारा। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस अकर इन द 3 स्टेप्स। 3 चरणों में पूरी होती है। विजुडाइलेशन, ब्लड वेसल्स हैं डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, परमेबिलिटी पारगम्यता बढ़ जाती है ताकि ब्लड सेल्स हैं वो वेसल्स को छोड़ के जहाँ आवश्यकता है वहाँ निकल के आ जाएं और पैथोजन को नष्ट कर दें। एंड फेगोसाइटिक माइग्रेशन एंड रिपेयर। तो फेगोसाइट्स जो ही डायलेट होगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, फेगोसाइट्स ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाहर आ जाएंगी और उसको रिमूव करके फिर रिपेयरिंग की क्रिया है वो शुरू कर देती हैं। तो पहला वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर देखते हैं अपन क्या होता है। आफ्टर द डैमेज ऑफ टिश्यू, ब्लड वेसल्स इज डायलेटेड वेयर डैमेज हैज़ अकर्ड। परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स आल्सो इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ वेजोडाइलेशन। फ्लो ऑफ ब्लड टू द डैमेज्ड एरिया इज इंक्रीज्ड एंड डैमेज्ड एरिया टर्न्स रेड एंड इन्फ्लेमेशन इज इंड्यूस्ड ड्यू टू हीट। वेजोडाइलेशन इज कॉज्ड बाय हिस्टेमाइन एंड एंजाइम काइनिन। वेजोडाइलेशन है ये हिस्टेमाइन और काइनिन एंजाइम के द्वारा संपादित होता है। हिस्टेमाइन रिलीज्ड फ्रॉम डैमेज टिश्यू एंड while kinin present in the blood plasma, and with vasodilation it also attract the neutrophils to the damaged area। तो न्यूट्रोफिल्स उस एरिया के अंदर जमा होना शुरू कर देती हैं। ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, द क्लॉटिंग फैक्टर आर डिलीवर्ड टू द इंजर्ड एरिया वेयर ब्लड क्लॉट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, जिससे और ज़्यादा माइक्रोब्स हैं वो बाहर से उस टिश्यू के अंदर नहीं आ सकते। सेकंड है, ये जो ऊपर अपन ने एंजाइम पढ़े हैं, इसकी जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब अपने समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल के अंदर मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें इनका पूरा डिटेल वो आ जाएगा। सेकंड स्टेप, जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वेसल्स डायलेट होती हैं, परमिबिलिटी बढ़ जाती है, तो फेगोसाइट्स हैं वो वहाँ माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं, ब्लड वेसल्स या ब्लड को छोड़कर उस जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। फेगोसाइट माइग्रेशन विद एन आवर इन्फ्लेमेशन, phagocytes, neutrophils and monocytes appear and begin to stick on the inner surface of the lining of the endothelium। जहाँ चोट लगी है या जहाँ पैथोजन इकट्ठे हैं उसके नज़दीक वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम जो फ्लो के अंदर बह रही हैं, दौड़ रही हैं, न्यूट्रोफिल्स वो स्टिक होना शुरू कर देती हैं, चिपकना शुरू कर देती हैं, रोलिंग करना शुरू कर देती हैं, ब्लड से थोड़ा सा अलग होना शुरू कर देती हैं। inner surface of the endothelium of the blood vessels as the flow of blood gradually start decreasing, और धीरे ब्लड का फ्लो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। thereafter within 2 minutes sneezing of the phagocytes between the endothelial cells of the blood vessels occur and reaches to the damaged area। और ये अपनी आकृति, फेगोसाइट्स हैं, ये अपनी आकृति बदलकर ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में से निकलकर बाहर आ जाती हैं, जहाँ डैमेज हुआ है उस जगह आके इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं। द अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स अकर थ्रू chemotactic substances such as काइनिन, कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऊपर बताए गए सब्सटेंस हैं, ये सब्सटेंस जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये एक केमोटैक्टिक सब्सटेंस का काम करती हैं। प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स फ्रॉम द बोन मेरो एंश्योर द स्टेडी स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रोफिल्स। बोन मेरो के अंदर न्यूट्रोफिल्स का उत्पादन बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल्स टू द डैमेज्ड एरिया। इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन ग्रेन्युलोसाइट्स प्रीडोमिनेट्स बट दे आर शॉर्ट लाइव्ड। when monocytes produced in the tissue they undergo changes and become wandering macrophages which predominate द लेटर स्टेज। बाद में ये उस जगह पे आके फेगोसाइटोसिस की क्रिया हैं वो शुरू कर देती है मोनोसाइट्स। दीज सेल्स फेगोसाइटाइज द डैमेज टिश्यू, डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर फेगोसाइटोसिस द ग्रेन्युलोसाइट्स मैक्रोफेग्स themselves die and form pus with damaged tissue and fluid। तो लास्ट के अंदर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेग्स हैं ये भी मर जाती हैं, जो नष्ट क्षतिग्रस्त टिश्यू है वो भी नष्ट हो जाता है, माइक्रोब्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और ये पस के रूप में या मवाद के रूप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और लास्ट में शुरू होती है रिपेयरिंग की क्रिया। रिपेयर इज ए प्रोसेस थ्रू विच टिश्यू रिप्लेस द डेड सेल्स एट द एंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। डेड सेल्स की जगह नई कोशिकाएं बना दी जाती हैं। ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन रिपेयर स्टार्ट बट कंप्लीट आफ्टर रिमूवल ऑफ डेड और डैमेज टिश्यू। डैमेज्ड और डेड सेल्स और जो माइक्रोब्स हमारे नष्ट हुए हुए उनके हटने के पश्चात ये क्रिया कंप्लीट होती है। द एबिलिटी ऑफ विच डिपेंड्स on the tissue involved। For example, skin has high capacity of regeneration whereas nervous tissue do not regenerate at all। तो ये जो वाउंड हीलिंग की प्रोसेस है ये टिश्यू स्पेसिफिक है। जैसे अपने अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है, डर्म स्किन के अंदर हुआ है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर नर्वस सेल्स डैमेज्ड हो गई तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। when the stroma and parenchyma प्रोड्यूस न्यू सेल डैमेज टिश्यू इज रिपेयर्ड। तो अपने जो स्ट्रोमा होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा है, ये नई कोशिकाएं बना देती है और उस स्थान को कवर कर लेती हैं और वो टिश्यू बन जाता है। इस प्रकार से जो डैमेज्ड एरिया है बैक्टीरिया के द्वारा या चोट के द्वारा वो ठीक हो जाता है।